उस बरस 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के दिन सऊदी अरब के शाह फैसल लोगों से मिल रहे थे और इंतजार गाह में कुवैती वफद भी इनसे मिलने का मुंतजर था। शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसाइद इस कुवैती वफद से बातचीत में मसरूफ थे। जब वफ्द की मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल अपने भतीजे फैसल बिन मसाइद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े। अपने जुब्बे से रिवॉल्वर निकाला और शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी। कातिल ने पहली गोली इनकी थोड़ी और दूसरी कान पर मारी। कहा जाता है कि एक तीसरी गोली भी चली थी जो इन्हें नहीं लगी। शाह के एक मुहाफिज ने फैसल बिन मसाइद पर तलवार का वार किया जो कि अभी म्यान में ही थी। वहां पर मौजूद मुल्क के वजीर पेट्रोलियम ने गार्ड से चिल्लाकर कहा कि शहजादे को हलाक न करना। फैसल बिन मसाइद इस दौरान इत्मीनान से वहीं खड़े रहे और गार्ड्स ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सके और हलाक हो गए। सऊदी अरब में 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक सहाफत करने वाले तज्जियाकार राशिद हुसैन की एक ऐसे शख्स से अच्छी खासी वाकफियत थी जो उस वक्त शाह फैसल के बहुत करीब खड़े थे। जब यह वाकया पेश आया, वो शख्स थे उस वक्त के तेल के वजीर अहमद जकी यमानी, जो ओपेक के वफ्द को, जिसमें कुवैत के वजीर भी शामिल थे, शाह फैसल से मिलवा रहे थे। राशिद हुसैन कहते हैं कि मुमकिन है जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती थी वो नहीं हो सकी हो। जब गोली चली तो लोगों ने समझा कि यह अहमद जकी यमानी को भी लगी है, क्योंकि उन्होंने ही पहले फैसल बिन मसाइद को जाकर पकड़ा था। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद के कातिल फैसल बिन मसाइद का सर इसी साल 18 जून को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के सबसे बड़े चौराहे पर सरेआम कलम कर दिया गया था। फैसल बिन मसाइद शाह फैसल के सौतेले भाई मसाइद बिन अब्दुल अजीज के बेटे थे। फैसल बिन मसाइद 4 अप्रैल 1944 को पैदा हुए और शाह फैसल के कत्ल में उन्हें 18 जून 1975 को सजाए मौत सुनाई गई और कुछ ही घंटों के बाद रियाज के मरकजी स्क्वायर में उनका भरे मजमे के सामने सर कलम कर दिया गया। फैसल मसाइद की जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया। फैसल बिन मसाइद तालीम हासिल करने अमेरिका गए, जहां उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट कॉलेज में दाखिला लिया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में भी जेरे तालीम रहे। शाह फैसल के कत्ल के बाद इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि वो दिमागी तौर पर अदम तवाजुन का शिकार हैं। कत्ल के बाद शाही काबीना की जानिब से एक बयान में उन्हें बाकायदा तौर पर पागल करार दे दिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद सर्टिफिकेट दिया कि फैसल बिन मसाइद दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। उनके साथ मुनशियात के वाकयात भी जोड़े जाते हैं और कहा जाता है कि एक मरतबा जब वो सऊदी अरब वापस आए तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, क्योंकि वो बैरून मुल्क सऊदी अरब के लिए बेइज्जती का बाइस बन रहे थे। सऊदी अरब में अक्सर तहकीकात को मंजर आम पर नहीं लाया जाता और बात जब शाही खानदान की हो तो मामला और भी हसास हो जाता है। कत्ल के वक्त कई अफवाहों और कयास आराइयों ने जन्म लिया, लेकिन तहकीकात के बाद यह कहा गया कि कातिल अकेला था और इसके साथ इस अमल में कोई और शरीक नहीं था। तज्जियाकार राशिद हुसैन कहते हैं कि 25 मार्च 1975 को क्या हुआ, इसे मुकम्मल सियाको सबाक के साथ देखने की जरूरत है। इब्तदाई तौर पर तो यही कयास आराइयां हुई कि शहजादे ने अपने भाई की हलाकत का बदला लेने के लिए शाह फैसल पर गोली चलाई। जब शाह फैसल ने मुल्क में टेलीविजन की नशरियात शुरू करवाई तो इनके सौतेले भाई और फैसल बिन मसाइद के वालिद मसाइद बिन अब्दुल अजीज दूसरे मजहबी रहनुमाओं के हमराह शाह के फैसले के खिलाफ खुलकर बोलने लगे और एहतजाजी मुजाहिरे भी किए। इसी तरह के एक मुजाहिरे में जब मुजाहिरीन टीवी स्टेशन पर हमला करने लगे तो पुलिस एहलकारों ने गोली चला दी, जिसमें मसाइद बिन अब्दुल अजीज के बड़े बेटे खालिद मसाइद हलाक हो गए। राशिद हुसैन कहते हैं कि सऊदी अरब में हुक्मरानों ने मजहबी उलमा पर बहुत जबरदस्त कंट्रोल किया हुआ था और वो आज तक है। जब उनको कोई तहरीक फैलानी होती है तो वो मौलवियों से जबरदस्ती कहलवा देते हैं। गालिबन सन 65 या 66 की बात है, जब वहां रेडियो और टेलीविजन की इब्तदा करने की कोशिशें भी हो रही थी तो उलमा ने वहां कोशिश की कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ ना हो और हर चीज उनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि ये गैर इस्लामी है वगैरह वगैरह। शाह फैसल अपने दौर के हवाले से जरा तरक्की पसंद थे। उन्होंने खवातीन की तालीम का सिलसिला भी शुरू करवाया और इसी तरह उन्होंने वहां रेडियो और टेलीविजन भी शुरू करवाया। और जब यह हुआ तो रियाज में एक मुजाहिरा हुआ और फैसल बिन मसाइद के वालिद मसाइद बिन अब्दुल अजीज इसकी सरबराही कर रहे थे और वो शाही खानदान से खुद ताल्लुक रखते थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर वो कामयाब हो जाते तो वो शाह फैसल की हुकूमत का तख्ता उलट सकते थे। इसी तरह के एक मुजाहिरे में मुजाहिरीन ने रियाज में टीवी सेंटर में घुसने की कोशिश की और इसमें फैसल बिन मसाइद के बड़े भाई पुलिस वालों की गोली लगने से हलाक हो गए। ताहम इसके बाद भी शाह फैसल ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि टीवी नशरियात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए। राशिद हुसैन कहते हैं कि शाही खानदान में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रकाबतें और इख्तलाफात पाए जाते हैं और शाह फैसल के खिलाफ रकाबत की एक बड़ी वजह तो यह भी थी कि शाह फैसल बजाते खुद शाह सऊद को हटाकर बादशाह बने थे। फैसल से पहले शाह सऊद, जो शाह अब्दुल अजीज के सबसे बड़े बेटे थे और वली अहद थे, वो बादशाह बने थे। लेकिन फैसल एक तरह से इनकलाब लाए कि शाह सऊद से मुल्क नहीं चल रहा है और इन्हें तख्त छोड़ने पर मजबूर किया।
16 محالہ شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو موجود ہی تھے۔ مساعد صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہیں استعمال کر کے شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نمٹے۔ مساعد نے وہاں کی مذہبی فورسز یعنی متووں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اس وقت تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں کانٹا چبھا رہا۔ فیصل بن عبدالعزیز کے حوالے سے دستیاب معلومات کے مطابق وہ 14 اپریل 1906 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کی ماں طرفہ بنت عبداللہ کا تعلق عبد الوہاب کے مذہبی گھرانے سے تھا اور ان کی شادی شاہ عبدالعزیز کے ریاض کو فتح کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ ان کی پرورش ان کے نانا نانی نے کی اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کی ذمہ داری رہی۔ 1919 میں برطانوی حکومت نے شاہ عبدالعزیز کو لندن مدعو کیا تو وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ترکی جائیں گے، لیکن اسپینش فلو کی وجہ سے شہزادہ ترکی کی وفات ہو گئی تھی۔ سو اب قرہ شہزادہ فیصل کے نام نکلا اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد بنے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 5 ماہ جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے فرانس بھی دیکھا۔ ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فیصل ان ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے نبھانے کے قابل ہیں۔ انہیں 1922 میں اسیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بھیجا گیا، جو ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔ 1926 میں انہیں حجاز کا وائس رائے بنایا گیا اور اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ بھی رہے۔ 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا، جبکہ فیصل ولی عہد بنے۔ شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنی ان کے والد کی تھی، اور نہ ہی وہ داخلی و خارجہ پالیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے۔ شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دباؤ ڈالا گیا کہ شہزادہ فیصل کو وزیر اعظم بنا کر انہیں زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اس وقت تک قریبی ہمسایہ ملک مصر میں جمال ناصر بادشاہ کا تخت الٹ کر حکمران بن چکے تھے اور ڈر تھا کہ کہیں یہاں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے۔ تاہم شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ ولی عہد تو تھے ہی۔ کچھ عرصہ بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ آخرکار انہوں نے شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ 2 فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور 2 نومبر 1964 کو فیصل کو سعودی عرب کا فرمانروا بنا دیا گیا۔ ان کو شاہ بنوانے میں صدیری برادرز کا بہت ہاتھ تھا، اگرچہ شاہ فیصل خود صدیری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی صدیری قبیلے سے تعلق رکھنے والی حصہ بنت احمد الصدیری تھی، اور ان سے ان کے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے تھے اور سبھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ بااثر صدیری بھائیوں کے اس گروہ کو صدیری 7 بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے 7 صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت کردار تھا۔ شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ہی ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دیے۔ فیصل بن مساعد کے والد مساعد بن عبدالعزیز کا تعلق اس طاقتور اور با اثر صدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں ان کی بہت مدد کی تھی۔ تاہم مساعد بن عبدالعزیز شاہ فیصل کی ماڈرنائزیشن کی پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے۔ شاہ فیصل کی موت کے بعد ان کے سوتیلے بھائی شاہ خالد سعودی عرب کے فرمانروا بنے، اور ان کی 1982 میں موت کے بعد سعودی عرب کی بادشاہت 2 مرتبہ صدیری خاندان کے پاس جا چکی ہے۔ پہلے شاہ خالد کے بعد شاہ فہد بادشاہ بنے جن کا اقتدار 2005 تک رہا۔ اس کے بعد شاہ عبداللہ فرمانروا رہے جو کہ صدیری نہیں تھے، اور ان کی 2015 میں موت کے بعد ایک مرتبہ پھر صدیری خاندان کے شاہ سلمان حکمران ہیں، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے اب بھی ایک اور صدیری یعنی ان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان ہی سارا کاروبار سلطنت سنبھالتے ہیں۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر ہی حل ہو جائے کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے، اور اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جن میں ان کے سگے سوتیلے بھائی سبھی شامل تھے۔ انہوں نے کئی پاپولر فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی بجائے ملک کے اسکولوں میں ہی تعلیم دلوائیں۔ اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1962 میں بھی انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔
याद रहे कि उस वक्त तक ये किसी न किसी शक्ल में जारी था। शाह फैसल ने कोशिश की कि मुआशी तरक्की और मजहबी सोच साथ साथ चले। एक तरफ वो कोई ऐसा फैसला ना करते जिसमें मजहबी उलमा की हिमायत शामिल ना होती, लेकिन दूसरी तरफ वो हर इस किस्म की मुखालिफत को कुचल देते जिसके बारे में शुबा भी होता कि इससे तरक्की या इनकी हुक्मरानी को मसला पैदा हो सकता है। उन्होंने रेडिकल उलमा को कंट्रोल किया, और जब इन्हें मुशीरों ने मशवरे दिए कि मुल्क में खवातीन की तालीम जैसे इनकलाबी फैसले करने से इनके खिलाफ मजहबी बरादरी की नफरत बढ़ सकती है, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार किया। लेकिन इसके बरक्स जब इन्हें कहा गया कि मुल्क का कोई आइन बनाए, तो उन्होंने कहा कि कुरान ही हमारा आइन है। वो कम्युनिस्ट्स के बहुत खिलाफ थे और इनकी खारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम ही था। वो समझते थे कि इस्लाम और कम्युनिज्म एक दूसरे की जिद हैं और इनमें कभी मुताबिकत नहीं हो सकती। शायद इसी वजह से वो रूस से दूर थे और अमेरिका के ज्यादा करीब। मुसन्निफ क्रेग एंगर अपनी किताब हाउस ऑफ बुश हाउस ऑफ सऊद में लिखते हैं कि शहजादा बंदर बिन सुल्तान अल सऊद ने एक मरतबा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि शाह ईरान ने अपना तख्ता उल्टे जाने से पहले एक मरतबा शाह फैसल को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई मेहरबानी फरमाकर जिद्दत लाओ, मुल्क को जदीद बनाओ, अपने मुल्क को खोलो, स्कूलों में मखलूत तालीम लाओ, औरतें और मर्द साथ साथ पढ़ें, औरतों को मिनी स्कर्ट्स पहनने दो, डिस्को बनाओ, मॉडर्न बनो, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम ज्यादा देर तक अपने तख्त पर विराजमान रहोगे। इसका जवाब शाह फैसल ने कुछ यूं दिया, जहां बना मैं आपकी नसीहत की कदर करता हूं। क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि आप फ्रांस के शाह नहीं हैं, आप LAC में नहीं हैं, आप ईरान में हैं, आपकी 90% आबादी मुसलमान है। मेहरबानी फरमाकर ये कभी ना भूलें। शहजादा बंदर ने कहा कि तारीख ने शाह फैसल को सच साबित किया। कहीं और से दरामद किए हुए गैर मादी मुआशरती और सियासी इदारे खतरनाक हो सकते हैं। शायरान से ही पूछ लें। हमारे लिए इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। हम सऊदी लोग जदीद तर्ज जिंदगी लाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मगरबी तर्ज जिंदगी हो। शाह फैसल के कत्ल के बाद अफवाहों और कयास आराइयों में से एक अमेरिका के बारे में थी, जहां से वापस आने के बाद फैसल बिन मसाइद ने शाह फैसल का कत्ल किया था। चंद अरब अखबारात ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि हो सकता है कि यह मुबैना तौर पर 1973 के तेल की पाबंदी का एक बदला हो, जिसमें मगरिब को बहुत नुकसान हुआ और सऊदी तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। इसराइल ने 1967 की 6 रोजा जंग में मिस्र, उर्दन और शाम के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और गरब उर्दन मुकम्मल तौर पर उर्दन के कंट्रोल से निकलकर इसराइल के कब्जे में चले गए। वैसे तो इस जंग में अरबों का बहुत नुकसान हुआ था और इसराइल मगरबी ताकतों की मदद से मशरिक वस्ता में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था, लेकिन फलस्तीनियों ने अगले कई साल इसे गोरीला जंग के तौर पर जारी रखा, जो कि किसी न किसी शक्ल में आज तक चल रही है। ताहम 1973 की अरब इसराइली जंग में शाह फैसल का किरदार खुलकर सामने आया, जब अमेरिका और मगरिब ने इसराइल का साथ दिया और इन्हें अरबों से लड़ने के लिए खुलकर असलहा और मदद फराहम की, तो शाह फैसल ने बतौर एहतजाज दुनिया को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी। इनके इस फैसले की वजह से दुनिया में तेल की खपत यकदम कम हुई और इसकी कीमतें एकदम बढ़ गईं। राशिद हुसैन कहते हैं कि 1973 की तेल की पाबंदी ने, जो शाह फैसल ने शुरू की थी, एकदम सब कुछ बदल दिया। इनके मुताबिक 1973 में तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से मगरिब में बड़ा कोहराम मचा। वहां यह बात होने लगी कि फैसल किस किस्म का आदमी है और क्या कर सकता है। कहा यह जा सकता है कि शाह फैसल मजहबी कदामत पसंदी से मुल्क को निकालकर तेल की दौलत से एक जदीद रियासत में बदलना चाहते थे, जो तरक्की याफ्ता और मॉडर्न बुनियादों पर बनी हो। इस वक्त वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी कुछ इसी किस्म के इकदाम कर रहे हैं, तो क्या अगर दरमियान की निस्फ से ज्यादा सदी निकाल दी जाए तो शायद दोनों की सोच एक ही तरह की है? राशिद हुसैन इससे इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि अगरचे शाह फैसल जिद्दत लाना चाहते थे, लड़कियों की तालीम के हामी थे और इन्होंने मुल्क में टीवी और रेडियो मुतारिफ करवाया था, लेकिन फिर भी सोच बहुत मुख्तलिफ थी। वो 1973 के अरब इसराइल बहरान के दौरान शाह फैसल और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा किसिंजर के दरमियान बातचीत में एक जुमले का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि शाह फैसल ने सेक्रेटरी खारजा किसिंजर को कहा था कि हमें इतना तंग मत करो, अगर तुम हमें ज्यादा तंग करोगे तो हम अपने तेल के कुओं को आग लगा देंगे और खेमों में वापस चले जाएंगे। राशिद हुसैन समझते हैं कि सिर्फ शाह फैसल में यह जुर्रत थी कि वो ये कह सकते कि हम खेमों में वापस चले जाएंगे। अब शायद कोई ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग शख्सियत हैं और इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फैसल में मगरिब के सामने डट के खड़े होने का हौसला था, जो मोहम्मद बिन सलमान के पास नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने मुल्लाओं को काफी कंट्रोल किया हुआ है और सऊदी मुआशरे को खुला करने की बात कर रहे हैं, पर इनका विजन शाह फैसल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सब कुछ दबाव में कर रहे हैं, जबकि शाह फैसल दबाव डालने के लिए कर रहे थे।